नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 के स्पेशल शो अपना शहर अपना नगर सेवक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले सेगमेंट में हमने उन तमाम सवालों को पूछा है जो जनता जानना चाहती है अपने नगर सेवक से या अपने जनप्रतिनिधि से। आज हम जनता के कुछ सवालों को लेकर आए हुए हैं विजय घाटी जी से मिलने के लिए, जो अपने बेबाक बोली से जाने जाते हैं, जो आंदोलन किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए फेमस है। आज नई मुंबई में क्या पॉलिटिकल चल रहा है आज हम उनसे जानेंगे। साथ ही उन्होंने कब से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। तो विजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द पब्लिक में। सर मैं जानना चाहूंगा सर, इस हमारी जो रिसर्च टीम है आपके बारे में पूरा रिसर्च की है, लेकिन आज जो जनता है जानना चाहती है कि आपने जो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी वो कब से की? मैं पॉलिटिकल मेरा करियर चालू हो गया 1997 अक्टूबर में। मैं मर्चेंट नेवी में था, नेविगेटिंग ऑफिसर करके जॉब कर रहा था। उसके बाद जॉब वगैरह सब कंप्लीट करके मैं इंडिया आ गया और यहाँ पे व्यवसाय चालू किया। व्यवसाय के बाद शाम को जब वक्त मिलता था, क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन समाज का हम लोग एक दायित्व है, तो बचपन से शाखा में जाता था तो एक संस्कार थे, तो करना क्या आगे चल के ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उस वक्त ऐसे ही घर पे बात हो गई, तो पिताजी ने मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम करो, अगर आपको शाखा में जाना है तो शाखा में जाओ। तो शाखा में तो टाइम वगैरह डिसिप्लिन रहता है, तो वो मैं कर नहीं पा रहा था। करके फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया। उस टाइम वार्ड नंबर 22 था। वार्ड नंबर 22 का भारतीय जनता पार्टी का वार्ड कमेटी का कार्यकर्ता मैंने काम शुरू किया। आपके घर में पॉलिटिकल में मॉम डैड से या और भी परिवार में कोई? नहीं, हमारे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन मेरे दादाजी थे, मुरबाड़ में थे, तो वो स्वातंत्र्य आंदोलन में सहभाग था उनका। जो मैंने किताब पढ़ी, मुझे हमारे घर पे वैसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, फिर किताब से मुझे मालूम पड़ा भाई कोतवाल जी के साथ वो मिलके काम करते थे और उनकी जिंदगी पूरी उन्होंने राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए अर्पण की थी। इतना मुझे पता है क्योंकि मेरे पिताजी भी उनके चाचा के साथ रहते थे माटुंगा में। तो वहां पे उन्होंने एसएससी वगैरह करके फिर प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में जॉब शुरू किया था। तो पिताजी के पास जाना आना उस वक्त नहीं होता था मुरबाड़ में, लेकिन मेरा जन्म मुरबाड़ में हो गया। मैं सौभाग्य मानता हूँ। इस तरीके से पॉलिटिकल ऐसा सीन कोई नहीं। पिताजी मेरे शाखा में रेगुलर थे, बौद्धिक प्रमुख थे, तो इसके लिए शाखा के संस्कार है, लेकिन राजनीति से कोई हमारा लेना देना नहीं था। तो सर, आम जनता जानना चाहती है कि विजय सर के स्कूल लाइफ कैसा था? क्या वो शांत स्वभाव के थे, चुलबुले थे, या फिर कुछ अलग टाइप का आपका व्यक्तित्व था स्कूल लाइफ में? ये एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था। 3-4 साल पहले हमारे 36 फ्रेंड्स लोग हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक साथ में पढ़े। चेंबूर में तिलक नगर है, वहां पे सरस्वती विद्या मंदिर में हमने हमारी शिक्षा कंप्लीट की। तो हमारे मित्र है अवधूत करके, और सब ने कांटेक्ट कम्युनिकेशन करके हमने हमारे स्कूल में गेट टुगेदर रखा था 2017-18 में। उस वक्त जो हमारे साथ की लड़कियां थी, अभी लड़कियां ने, हम लोग तो लड़कियां ही कहते हैं, भले हम लोग सीनियर सिटीजन के करीब होने को आ गए, तो उन्होंने मेरा विश्लेषण ऐसा किया था कि मैं उस वक्त ऐसे ठीक से नहीं लिख पाता था, तो मुझे पनिशमेंट मिलती थी, ये सब होता था। पनिशमेंट में क्या मिल गया सर? पनिशमेंट यानी वो नील डाउन करके खड़ा रहना, फिर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहना, या साल में एक बार वो लकड़ी की ये आती है चढ़ी, उससे मार खाना। ये साल में एक बार हमारा कार्यक्रम फिक्स रहता था। तो उन्होंने कहा कि तू पहले जो था, और वो लोग लड़कियां सब फर्स्ट रैंक पे आती थी, तो उनका वो बोर्ड पे नाम भी मिलता था, आज भी उनका बोर्ड पे नाम है। तो बोलते हैं हमने पूरा ग्रेजुएशन किया, अच्छे से किया, सब कुछ किया, और मेरे क्लास के मैं छोड़ के सभी लोग, कोई अमेरिका में सेटल है, कोई पूना में सेटल है, कोई ऐसे सब है। तो लेकिन वो बैंकिंग क्षेत्र में चले गए सर। बैक बेंचर थे, फ्रंट बेंचर थे या मिड? नहीं, मैं मिड बेंचर था। मिड बेंचर था। तो सर स्कूल में ऐसी कोई बदमाशी? नहीं, बदमाशी वगैरह जो आप रिवील करना चाहें? नहीं, क्या होता है, आज मैं सोचता हूँ कि हम लोग स्कूल लाइफ में, आज जैसे कैदियों का झाड़ रहता है, तो हम लोग बचपन में चढ़ते थे, कैदियां चुराते थे, खाना वगैरह ये सब चलता था। मैं
क्यों ये मेरे दिल में आया, मैं बचपन क्यों कंपेयर किया। आज के बच्चों को ये सारी चीजें नहीं मिलती, उनको झाड़ पे चढ़ने नहीं आता है। ये शहरीकरण का ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसको कहते हैं ना कि मराठी में कहते हैं उसको निखळ आनंद, यानी जो उसके अंदर कोई मतलब नहीं होता। झाड़ पे चढ़ना, कैदी निकालना, वो कोई दोस्त घर पे से वो मालवनी मसाला लेके आता है, उसके टुकड़े करके वो पत्थर से ठोक के उसके टुकड़े करके खाना, वो जो एक आनंद है ना, वो आज के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनको डोमिनो का पिज्जा मिलता है, आपका काफी सारी चीजें मिलती है, स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं, लेकिन वो जो आनंद है जो उनको चाहिए, मिलना चाहिए, जो माटी से जुड़ जाता है, नदी में जाके खेलना, वो पानी जब भरा हुआ रहता है तो उसके अंदर वो पैर से ऐसे वो आवाज निकालना, ये सारी चीजें अब नहीं रही। इसका दुख तो होता है, लेकिन वो मुझे करने मिला, इसका सुख भी है मुझे। बचपन का ऐसा कौन सा खेल था जिसको खेलना आपको बहुत पसंद था? मैं ऐसे 12th तक मैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलता था, लेकिन जावेद मियादाद ने 6 मारा था चेतन शर्मा के बॉल के ऊपर में। हम लोग 5-5 दिन पूरा मैच देखते थे। गुंडापा विश्वनाथ हमारे आइकॉन थे, सुनील गावस्कर, रॉजर बिन्नी, किरमानी, ये सारे हमारे आइकॉन, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, ये सारे हमारे आइकॉन थे। लेकिन वो जो सिक्सर थी जावेद मियादाद की, तो ऐसा तमाचा बैठा कि जो आज तक वो तमाचे से मैं उभर नहीं पाया, फिर क्रिकेट की तरफ में देखा नहीं। लेकिन कॉलेज में मैं 100 मीटर स्प्रिंटिंग था, जैवलिन थ्रो था, हाई जंप था और 400 मीटर स्प्रिंटिंग था। कैडबरी तक गया था मैं, स्टेट लेवल तक। लेकिन जब घर पे पिताजी को मेडल्स लाके बताया था, तो पिताजी ने पूछा काय क्या मेडल्स है करके, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा स्पोर्ट्स में। तो बोला स्पोर्ट्स भी इसके मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पढ़ाई की है तो दिखा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया, तो फिर पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दे दिया मैंने। तो माँ बाप का ऐसा कोई डांट सर जो आपको सीख मिल गया हो, जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना हो, ऐसा कौन सा पॉइंट था? माँ बाप आज नहीं है मेरे। आज मैं हर दिन हर वक्त ये सोचता हूँ कि ये सिचुएशन में मेरे माँ पिताजी क्या देते थे, और मैं आज सबसे ज्यादा मिस करता हूँ तो माँ का आंचल मिस करता हूँ। जब मैं खाना खाने के बाद हाथ धोता हूँ तो माँ का आंचल को हाथ साफ करता था और उसकी डांट खाता था, क्योंकि उसका पल्लू गीला हो जाता था। वो मैं बहुत मिस करता हूँ, और आज सोचता हूँ कि काश मैं बचपन छोटा ही रहता था, पहले से बड़ा नहीं होता था। ये भावना कहीं ना कहीं उभरती है दिल में। एक बात बोला जाता है कि माँ अगर हाथ फेरती है सर पर तो दुलार होता है, और पत्नी अगर हाथ फेरती है तो कुछ न कुछ लेना होता है। तो सर आपके लाइफ में, अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ में आना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1985 में हो गई, लव मैरिज है मेरी। लव मैरिज? मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, शी इज फ्रॉम त्रिशूर, तो उनका तरफ का पूरा परिवार मलयाली है। तो मैं जब भी उनके घर पे गया था तो मेरा अनुभव यह था, वो अपने भाषा में बात करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बैठा रहता हूँ। और जो जिंदगी में सीखा कि घर पे जाने के बाद वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए अगर आपको शांति चाहिए तो। और वो जो कहती है वो अपने घर के पैशन के हिसाब से कहती है, वो राजनीति में वगैरह कुछ नहीं है। एक बार चुनाव लड़ा था मजबूरी की वजह से, लेकिन उसको राजनीति से कोई लगाव भी नहीं है, मेरे बेटे को भी कोई लगाव नहीं है। इस तरीके से है हमारी जिंदगी। खाना तो मैं बना देता हूँ। तो लव मैरिज की बात अगर की है सर, तो किस्सा बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग कब से हुआ और टाइम क्या था उसका, प्रेम का? मतलब कॉलेज के बाद या नहीं, कॉलेज के बाद ही हमारा हो गया शादी। फिर घर पे मंजूरी नहीं थी तो मैं वाकोला में शिवाजी नगर में 1 साल निकाला था। स्लम एरिया थी, तो स्लम एरिया में कॉमन टॉयलेट में जाना वगैरह, वो जो पीले कलर का टॉयलेट है, वो सब मैंने 11 महीना झेला हुआ है। उसके बाद मेहनत की हम लोग दोनों ने, और अपना घर मीरा रोड में ले लिया था। शांति नगर है उधर, सेक्टर 8, प्लॉट नंबर 8, फ्लैट नंबर 8 लिया था हमने। फिर वहां देखा कोई पहचान का नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हम लोग वापस तिलक नगर ही आ गए। फिर तिलक नगर में मुझे बेटा था, तो उसको मिलने के लिए रोज पिताजी घर पे आते थे। अब क्या होता है, मैंने आज तक अपना करियर में देखा हुआ है, पिता अपने बेटे से भले प्यार ना करे, लेकिन अपना पोते से जितना प्यार करता है, क्योंकि लाइफ में कोई भी दादा है या नाना है, उसका आखिरी फ्रेंड उसका पोता रहता है, और पोते का पहला फ्रेंड उसका दादा रहता है। तो ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन इतनी गहरी हो गई थी। तो फिर मेरे माँ ने कहा कि फिर अगर इतने तुम रोज शाम को उधर ही रहते हो, तो उससे अच्छा इकट्ठा रहेंगे, तो अभी बड़ा घर चाहिए। तब जाके 1993
30 मार्च 1993 को हम लोग नेरुल में रहने आ गए थे। 1994 में नेरुल में रहने आ गए। तो सर ये 94, एक बात देखा जाए तो 94 से लेकर 2022 ये टाइम अंतराल अच्छा है। तो सर मेरा जानना रहेगा कि सर उस समय से लेकर अभी तक में राजनीति में क्या बदलाव आया है आपके अकॉर्डिंग? कैसा होता है राजनीति, आप अगर देखेंगे तो जनरेशन चेंज हो गई। मुझे कोई राजनीति आती नहीं है, खाली काम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या काम करता है यही समझ में आता है। बाकी जो पॉलिटिक्स जो रहता है वो पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही है तो मैं सही कहता हूँ, गलत है तो गलत कहता हूँ। वो बेवकूफ बनाने वाला धंधा मेरे से होता नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा है ना, कोई भी आप गलत चीज बोलो तो आज नहीं तो कल खुल जाती है। तो इसके लिए वो सब कंट्रोवर्सी में मैं जाता नहीं। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई है, या तो आप रिजल्ट दो या तो आप घर बैठो। तो विजय सर के अगर मैं पहलू से जानूं तो उनके लिए राजनीति का मतलब क्या है? देखिए, राजनीति मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कल जब नहीं रहूंगा तब मैं इस शहर का जो भी कुछ शहर ने मुझे दिया हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकूं, इसके लिए मिला हुआ प्लेटफॉर्म है कि जो, और मेरे मानसिकता से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी है। इतना ही मैं उसकी तरफ देखता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से मैं नवी मुंबई के लिए मैं बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन अपना जो भी पॉसिबल इनपुट है वो मैं देने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे बाद मेरे जाते समय भी मेरे दिल में ये ना रहे कि ये सिटी के लिए मैं कुछ नहीं किया करके। मेरी जो हैसियत थी, मुझे जो समझ में आ रहा था, वो मैंने सिटी के लिए अपना योगदान पूरे ईमानदारी से दिया, इतना मैं जानना चाहता हूं करके। आज के तारीख में ना मेरे कोई दुश्मन है कोई पॉलिटिक्स में, ना कोई मैं किसी को गलत मानता हूं, क्योंकि उनके विचार मुझे नहीं जमते होंगे, लेकिन उनकी अपनी जगह उनके विचार सही है। मैं खाली ये देखता हूं कि वो नवी मुंबई को कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है ना, नवी मुंबई के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान दे रहा है। उसका तरीका गलत होगा, लेकिन योगदान अगर देता होगा तो मैं मानता हूं कि ये आदमी नवी मुंबई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जनता जानना चाहती है सर, जनता से ही सवाल आया है विजय सर के लिए, जो आज महासचिव है बीजेपी के, ठीक है सर, अपने अभी तक के करियर में सर अच्छा खासा करियर आपने बीजेपी में दिया है, अपना अच्छा टाइम। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि इतने लंबे करियर में अगर मैं बात करूं बिगेस्ट रिग्रेट जो आपको लगा है कि आपने राजनीतिक करियर में आपसे हुआ है, तो आपको रिग्रेट क्या रहेगा? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है आने का। और मेरे लाइफ में 2011 में बड़ी दुखद घटना हुई थी। मेरा छोटा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था, 18 साल का था, वो एक्सपायर हो गया था। तो उस टाइम बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया था, घर पूरा डिस्टर्ब हो गया था, क्या करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो मेरे दोस्त है, आज जो भी मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी पिताजी के जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ होता है उसकी बेटे की आखिरी वक्त खंडा देना। ये बोझ अगर मैं सह पाया हूं तो ये सारे मेरे दोस्तों का मेहरबानी है कि जो इन्होंने मुझे आज यहाँ पे जीवित रखा हुआ है और मुझे काम दिया हुआ है कि बाबा तू काम कर, हट मत इसमें से। तो ये कोई, मैं इसके अंदर पॉलिटिक्स देखता ही नहीं हूँ। ये सभी जनता का मैं एहसान मानता हूं मेरे ऊपर कि उन्होंने ये मुझे ताकत दी कि मैं बिना टूटे काम करते रहूं निरंतर, ये मैं एहसान मानता हूं। तो विजय सर अपने नवी मुंबई के लिए अभी तक क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं कर पाए? नहीं, देखिए 17 लाख का पॉपुलेशन है, इतने बड़े नवी मुंबई में बहुत कुछ करने के लिए है। जैसा मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अगर आप कोई भी नगर सेवक का आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो मैं तो कोई चुनाव विनाव के चक्कर में जाता नहीं, 2 बार अनुभव ले चुका हूं। आप कोई भी कॉर्पोरेटर को पूछ लिए, एज एन एवरेज 8,000 के करीब एक वार्ड होता है। 5 साल का टर्म जिसने भी टेन्योर कंप्लीट किया हुआ है उसको पूछ लीजिए, क्या आप 8,000 वोटरों का चेहरा भी देखा है क्या आपने? नॉर्मली होता क्या है कि चुन के आने के बाद या कोई बड़ा पोस्ट मिलने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर बात करूंगा, डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर बात करूंगा, यानी मैं बड़ा हो गया। वो बड़ा नहीं होता है। आपने लोगों के लिए क्या दिया, लोग क्या उनके दुख में आपको याद करते हैं क्या? सुख में तो याद करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं मैं मानता हूं, लेकिन जब तकलीफ आती है तब आपको याद करेंगे ना कोई, तो समझिए वो आपका अचीवमेंट है। तो अपना दायरा, काम का दायरा ये सीमित रखना चाहिए और 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी चाहिए।
दूसरी बात, राजनीति में मैंने जो सीखा, मेरा बेटा जाने के बाद मैंने सोचा मैंने जिंदगी में क्या खोया, मैं उसको टाइम नहीं दिया। आज भी उसका स्पर्श जो है, आखिरी दिन जब मैं वो गोवा चला गया था उस टाइम मेरे पैर छुआ, मैं सो रहा था सवेरे 6 बजे, मेरा यहाँ पे किस किया और बोला पापा मैं जा रहा हूं करके 3 दिन के बाद आऊंगा, इतना मुझे याद है। उसके बाद मैंने क्या खोया ये देखा तो मैंने उसको टाइम नहीं दिया। मैं हर एक राजनीति में जो भी आदमी है उसको मैं कहूंगा अपना पूरे व्यस्त शेड्यूल में, राजनीति ये एक ढकोसला है। हम लोग अपने आप को सर्टिफिकेट देते कि मैं चुन के आया, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये सारी अपने आप को सेटिस्फाई करने की चीजें आपके बिजी शेड्यूल में से आप कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा राजनीति छोड़ दीजिए, आप जरूर कीजिए, लेकिन आपके फैमिली को टाइम दे दीजिए। उनकी भी आपके पास से एक्सपेक्टेशन होता है। कभी बीवी के साथ किचन में थोड़ा सा काम कीजिए 1 आधा घंटा, उसको बहुत खुशी मिलती है, जो खुशी उसको एक ज्वेलरी ला के देने से भी नहीं मिलती। हस्बैंड अगर उसका काम करने को साथ दे देता है, या एक बार कोई खाना बना लो, कोई चीज बना लो जो आपको आती है, वो खुशी अलग रहती है। बच्चों को थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि एक बार वो टाइम निकल गया ना फिर वो वापस नहीं आता। फिर उसके अंदर आप सोच के भी कुछ कर नहीं सकते, करेक्शन उसके अंदर कुछ नहीं, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो चलते रहता है, वापस नहीं आता। सर अगला सवाल रहेगा मेरा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी पक्ष विपक्ष दोनों होता है सर, लेकिन आज मेरा सबसे डिफरेंट सवाल आपसे है, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो आप किस नेता के कार्य को एडमायर करते हैं और जानते हैं कि नहीं वो कुछ काम कर, भले विपक्ष में है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, सारे लोग अच्छा काम करते हैं। विपक्ष ये हम लोग सोचते हैं ये विपक्ष है करके। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या आउटपुट निकलेगा उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनके काम से आप संतुष्ट है कि जो काम कर रहे हैं? मैं संतुष्ट कैसे होऊंगा? मैं अगर संतुष्ट होता तो मैं मोदी जी की मशाल लेके चलता ही नहीं था। लेकिन सर भारत जोड़ो यात्रा है, नाम से दिख रहा है, मतलब भारत अभी तक टूटा हुआ था क्या? इसमें क्या बोलते? नहीं, भारत टूटा कभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हर मैं कुछ इंटरव्यू वगैरह देखता हूँ सोशल मीडिया में, मैं कश्मीर में झंडा फहराऊंगा, कश्मीर में झंडा फैलाऊंगा। अरे कश्मीर में झंडा क्यों फैला रहे हो आप? क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाया, 35 से हटाया। उसके पहले मोदी जी खुद गए थे ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे ना, तो वो तो आपको इतिहास मालूम नहीं है। देखिए क्या होता है, भारत एक ऐसा विविधतापूर्ण देश है बना हुआ, वहां हर एक चीज की कल्चर है। मुझे खाना बनाने में और खाने का शौक है। मैं कहता हूं आप सांबार एक अगर चीज ले लेंगे, सांबार की इतनी वैरायटी है, कर्नाटक का अलग है, केरल का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, तो आपका हैदराबाद का अलग है, हर एक चीज हमारे इतने चीजें। सिर्फ मैं एक चीज बताया, अगर आप एक चीज आज अगर खाए और हर दिन अगर वैरायटी चेंज किया तो अगला चीज खाने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। ऐसा विविधतापूर्ण है हमारे यहाँ। लैंग्वेजेस हर एक 80 किलोमीटर पे चेंज होती है। वो समझना, मैकेलॉय थियरी लेके आप इंडिया नहीं चला सकते। आपको इंडिया समझ के इंडिया को चलाना पड़ेगा, जो मोदी जी ने करके। मैं कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये दो चीजें जब समझ में आ जाएगी ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आज 2014 के बाद जो बदलाव आते जा रहे हैं। आदमी 135 करोड़ का पॉपुलेशन में 5 करोड़ बाहर से नहीं आया हुआ है, हम लोग वही है। तो सर नवी मुंबई की जनता जानना चाहती है, अब नवी मुंबई से रिलेटेड में सवाल कर रहे हैं हमारा, जो हमारे नवी मुंबई की जनता है, नई मुंबई के डेवलपमेंट को देख के आपको क्या लगता है सर कि कितना काम पेंडिंग है? और जो अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, करप्शन का लग रहा है, गुंडागर्दी का लग रहा है, आप ही में शीर्ष नेता में जो आए हैं उन्होंने खुलेआम बोला है कि यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ पर करप्शन चल रहा है। और जब आप विपक्ष में बैठे थे तो बहुत सारे सवाल आपने उठाए, तो सवालों में नई मुंबई का डेवलपमेंट आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक गुंडागर्दी है तो मैं तिलक नगर में खुद छोटे से बड़ा हुआ हूँ। गुंडागर्दी क्या है मैं देख चुका हूँ। और गुंडा बन के या भाई बन के वगैरह कुछ काल के लिए आप थोड़ा सा घूम सकते हो, थोड़ा बटन खुला रख के, लेकिन जितने भाई हो गए वो सब खत्म हो गए। और जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने लोगों को दिल से जोड़ा हुआ है, वो जिंदगी भर आगे चलते रहे हैं। तो ये भाई बनना बिनना जो होता है ना, और सबसे डरा हुआ आदमी कौन होता है मालूम है? भाई होता है।
उसको 2 बॉडीगार्ड चाहिए होता है, उसके सिवा वो घूम नहीं सकता है, उसकी नजर एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, आधा 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता, कौन आएगा कभी आएगा किधर से गोली चलेगी पता नहीं, ये हालत होती है इनकी भाइयों की। तो ये भाई सब कुछ नहीं होता, आप खुलेआम घूमने लगो, आप अच्छे से लोगों के साथ बैठने लगो, कोई ढाबे पे जाके अपने यहाँ उसल मिसल भी वगैरह सब मिलता है, उधर जाके एक आध संडे आराम से खाओ, फोकस करो उसके ऊपर, वो जिंदगी जी लो। तो आने वाले अपकमिंग चुनाव, अभी तो जनता को 2 से 3 साल से आपको नहीं लगता सर चला जा रहा है, जो चुनाव हर जगह हुआ है, कोलकाता में कोविड काल में चुनाव हुआ, हर जगह हुआ है, दिल्ली में हुआ, लेकिन नई मुंबई में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, और आने वाले समय पर बीजेपी किस प्लान को लेकर उतरने वाली है? देखिए, बीजेपी चुनाव के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं करती, और 2.5 साल में हुआ क्या कि 2.5 साल में जो इस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने शासन चलाया महाराष्ट्र में शासन चलाते समय सारा ठप बैठा हुआ था, और शासन चलाते समय जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो कॉन्फिडेंस 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी पे नहीं था। अभी जिला परिषद ग्राम पंचायत इसमें राष्ट्रवादी और कांग्रेस सक्सेसफुल है, उनका काम अच्छा है, उनकी पकड़ अच्छी है करके उन्होंने वहां पे रिस्क लेके वो चुनाव कर दिए। लेकिन महानगर पालिका क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र हो, वहां पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी सीट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी बनी हुई थी और जिस तरीके से स्कैंडल्स एक के पीछे एक आते जा रहे थे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से महाराष्ट्र में घूम रहे थे और जिन्होंने घूमना चाहिए था वो घर पे बैठे हुए थे, ये सारी चीजों में उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था। जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बोलता है चुनाव के लिए जाओ करके। चुनाव एक प्रक्रिया होता है, फॉर्मेट कंप्लीट करना पड़ता है, पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, 2011 का सेंसेक्स के बाद 2021 में होना था, वो आज तक हुआ नहीं है, तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है वो पता नहीं है। लेकिन जो वोटर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो बेसिस ऑन वोटर्स फिर आपको प्रभाग रचना या वार्ड रचना जो भी है वो करनी पड़ती है। उसमें ये टाइम चला गया, छल हो गया लोगों का, ये मैं भी मानता हूं। जनता का छल नहीं है, 100% है। 2020 का जो टेन्योर कंप्लीट था, वो 2020 में तो कितना कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहती थी तो चुनाव नहीं हो पाता था, ये हालत थी 2020 में। 2021 के हाफ के बाद हो सकता था चुनाव, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त नहीं लिया गया क्योंकि उनके अपने इतने मनमुटाव थे आपस में गवर्नमेंट चलाने का। देवेंद्र फडणवीस जी बार बार बोल रहे थे अपने आपस के मनमुटाव की वजह से ये गवर्नमेंट खुद ही गिरने वाला है, मैं कोई कोशिश करने वाला हूं नहीं करके। तो ये सारी चीजें थी सामने, और अभी ये गवर्नमेंट थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो उन्होंने परसों ही मेरे ख्याल से 22 तारीख को कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है, काम पे लग गए अभी। तो सर, जनता और आपकी विपक्ष पार्टी का भी बड़ा आरोप है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है और बाकी धर्म का वहां पर उनके लिए सपोर्ट नहीं है या उन पर काम नहीं कर रही है। मुझे 79 योजना में एक योजना बता दीजिए कि जो सिर्फ हिंदू के लिए, एक योजना कोई बता दीजिए। कोई नहीं है योजना। हर घर में पानी, उसके अंदर हिंदू को पानी, मुसलमान को नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। 82 करोड़ इंडियंस को राशन फ्री दे दिया, उसमें हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी होता क्या है कि हमारे पास कुछ है नहीं आरोप लगाने के लिए तो घूम फिर के ये लोग ही खुद करते हैं हिंदू मुस्लिम और बोलते हैं बीजेपी ने किया। एक मुझे बात बताइए, एक स्कीम बता दीजिए, एक योजना बता दीजिए जिसके अंदर मोदी जी के मुंह से लफ्ज निकला हो कि ये हिंदू के लिए, ये मुसलमान के लिए नहीं। और ये रहा बात, मैं एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए पार्टी। नहीं सर, भारत का लोकतंत्र तो कहता है कि पब्लिक जो पार्टी है उनके लिए सभी पब्लिक एक है। तो सर, बीजेपी कभी जैसे राम मंदिर पर मुद्दा उठा रही है, तो कभी मस्जिद बनाने पर या चर्च बनाने पर क्यों नहीं मुद्दा उठा रही? बीजेपी ने सबसे पहले बात, राम मंदिर का कोई मुद्दा उठाया नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी उसके बाद जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था। जुडिशियल प्रोसेस का बीजेपी लोकसभा में कोई ये ठराव लेके नहीं आ गई कि चलो राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट के हिसाब से जो निर्णय आएगा वो निर्णय को हम इंप्लीमेंट करेंगे। कोर्ट ने निर्णय दे दिया, और कोर्ट कब निर्णय देगा, प्रॉपर फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गई तब जाके। जो मुस्लिम पक्षकार थे उनको फारसी नहीं आती थी, उनको अरबी नहीं आती थी, उनको संस्कृत नहीं आता था। जो राम मंदिर के पक्षकार थे उनको ये सारी लैंग्वेजेस आती थी। कार्बन डेटिंग हो गया, एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि मंदिर नीचे था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, स्ट्रक्चर पूरा था। ये सारा एस्टेब्लिश होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ना। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में तो कोई मेजोरिटी के साथ डिसीजन नहीं किया ना। जैसे, लेकिन सर पार्टी में या तो बीजेपी रही या तो कांग्रेस रही है, लेकिन जमीन अधिग्रहण का जो आदेश था वो तो कोई पार्टी देती है।
चर्च बनाने का भी जो जमीन नहीं, वो जमीन का जो विवाद था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि वो जो 33 एकड़ की जमीन थी वो किसको देनी, हैंड ओवर होगी। तो क्यों देनी थी सर? आगे सुप्रीम कोर्ट मेरिट में थी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दे दिया कि ये जमीन अधिग्रहित करके ये ट्रस्ट को दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्णय नहीं ले लिया। इट्स अ जुडिशियल प्रोसेस। बीजेपी महाराष्ट्र में भी है, सेंट्रल में भी है। अभी आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कुछ गलत है तो सही, जैसे 370 आपने हटाया, आपने 35 पे हटाया, आपने जम्मू कश्मीर को इंडिया का जो बोला भाग स्पेशल स्टेटस है उसको वापस अब इन जम्मू कश्मीर हमारा है बनाया। सर मेरा सवाल अभी जो है, मदरसे में गवर्नमेंट पैसा देती है, चर्च में भी गवर्नमेंट पैसा देती है, केजरीवाल गवर्नमेंट देती है सर। मंदिर में आज भी जो पैसा है वो गवर्नमेंट टैक्स में लेती है। कौन कानून लेके आए? सर मेरी बात सुनिएगा, कानून कौन लेके आया? लेकिन अभी तो आपकी सरकार है तो आप इसको रिवोक क्यों नहीं करते? नहीं, रिवोक करने के लिए उसके अंदर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके अंदर जनमत लेना पड़ेगा, उसके कॉन्स एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऐसे दिल से नहीं चलाया जाता कि आज मुझे इसके वोट चाहिए करके इसके फेवर में एक कानून बना दो। ये तरीका भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसका नहीं है। वो सबको कॉन्फिडेंस के लेके सही मानते हैं सर कि एक धर्म के पास ही टैक्स वसूल किया जा रहा है मंदिर से। क्यों टैक्स देते? देखिए, अगर किसी समुदाय के ऊपर अन्याय अगर आज लगता है और वो मुंह खोल रहा है तो वो सुनना चाहिए, लेकिन सही क्या है उस हिसाब से सरकार निर्णय लेगी। अगर सरकार को लगता है कि मंदिरों से टैक्स लेते रहना चाहिए तो सरकार वैसे करेगी और वो प्रस्ताव लोकसभा में आएगी, सबका ओपिनियन लेगी, उसके बाद ही निर्णय होगा ना। लेकिन मेरा सवाल है सर, जैसे आप सही को सही बोले, 35A किस सरकार ने लाया सभी जानते हैं, 370 किस समय आई सभी जानते हैं सर। लेकिन जो मंदिर से टैक्स वसूल करने का वो भी किसी न किसी सरकार पर है। क्या आप इसको सही मानते हैं और क्या आने वाले समय पर इस पर पार्टी एक्शन लेने वाली, या तो लगाए सभी पार्टियों पर? अभी देखिए, पार्टी का काम करती है, गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, ये पार्टी के वर्कर को पता नहीं होता, वो लोक प्रतिनिधि को पता होता है। तो इसके ऊपर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ये लोक प्रतिनिधि ही बता सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता करके मेरी वे भावना है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा या टैक्स रिबेट मिलेगा वो सभी धर्मों को इकट्ठा एक सरीका होना चाहिए, इनको अलग और उनको अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मंदिरों के कलेक्शन के ऊपर अगर टैक्सेस है तो बाकी के धर्मों के कलेक्शन के ऊपर भी टैक्सेस होना चाहिए, और बाकी के धर्मों के ऊपर भी टैक्सेस अगर नहीं है तो फिर मंदिरों के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। ये मेरा मानना है। महाआघाड़ी सरकार जब थी सर, तब कौन सी महाआघाड़ी, महाविकास आघाड़ी सरकार जब थी, 3 पार्टियों का, उस समय सर मैंने बहुत सारे न्यूज कवर किए थे जिसमें जो साधु सन्यासी पर पालघर में हत्या हुआ था, लिंचिंग हुआ था, उस पर बहुत सारे आप खुल के आए थे कि सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है, इसमें मिली है यहाँ पास, इनको जानबूझकर प्लानिंग कर मारा जा रहा है, क्यों एक्शन नहीं ले रही? सर अभी सरकार आ गई, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? आखिर वो तो ठंडे बस्ते में चले गए। नहीं, कहाँ ठंडे बस्ते में गए? किसने कहा आपको? अभी तक क्या एक्शन हुआ सर? एक्शन इमीडिएटली नहीं होता है, उसकी इंक्वायरी वापस होगी और वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका रिपोर्ट बनेगा और दोषियों की प्रॉपर स्क्रूटिनी होगी। देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इलाज सही होएगा, इतना मैं आपको वादा दिला देता हूँ। ये देवेंद्र फडणवीस जी का है होम मिनिस्टर, इतना बात ध्यान में रखिए। तो कोई भी गलत चीज करेंगे नहीं, ना कोई गलत चीज होने देंगे, ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे बॉम्ब मिलेगा, ना हफ्ता वसूली की बात मुख्यालय में चलेगी। वहां पे सही को सही मिलेगा प्रोटेक्शन, और जो गलत होगा उसको ऑर्थर रोड में अभी और जेल बिल बढ़ाएंगे, बढ़ाने वाले सर। तो पेपर में तो आज मैं पढ़ा जेल के कमरे कुछ बढ़ाने का चल रहा है करके, बढ़ेंगे। सर अगला सवाल है जनता का ही, और विपक्ष में भी बहुत उठ रहा है, अभी आप देखा होगा। ये कौन जनता सवाल पूछती है, मुझे समझ में नहीं आता। जनार्दन होती है और जनता का ही सवाल होता है ईडी का मिसयूज। आपने भी तमाम सुना होगा कि बीजेपी पार्टियों पर एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी पार्टी जब से आई है नवी मुंबई में या मुंबई में, वो ईडी का, एनसीबी का मिसयूज कर रही है उनको दबाने के लिए। सर इस आरोप पर कितना? देखिए, वो स्वायत्त संस्था है और उनका अपना काम करने का एक तरीका है जो मुझे समझ में आता है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो या आपका सीबीआई हो, वो लोग के पास इंफॉर्मेशन रेडी जब तक नहीं होती कि बाबा फलाना आदमी ये गलत है, तब तक वो किसी भी हाल में कार्रवाई नहीं करते।
हाथ नहीं डालते। जहां तक इनकम टैक्स ईडी का है वो फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो जब तक उनके पास उनके बैंक के डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स, ये सारे जब तक नहीं है और वो प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं होते कि जो उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है वो सही है या गलत है, तब तक वो लोग हाथ नहीं डालते। जहां उनको लगता है कि ये गलत है और जिसके वजह से टैक्स रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट हो गया है, वहां पे वो कार्रवाई करते हैं। और हर एक कार्रवाई जिसके ऊपर होती है वो यही कहता है कि वो कार्रवाई गलत है करके, लेकिन कई लोगों के पास ऊपर कार्रवाई हो गई, उन्होंने कोई कमेंट नहीं दे दिया, उन्होंने अपना डिफेंस दे दिया, अपने आप को प्रूव किया और बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अभी 2 जजमेंट आए हैं, लीडिंग जजमेंट मुंबई कोर्ट का, जिसमें बात करें, पहला मैं केस लेके आऊंगा एनसीबी के द्वारा जो केस किया गया था शाहरुख खान के बेटे पर। अरे अच्छा खासा केस चला, बहुत लोगों को गवाही हुआ, प्रूफ भी मिला और जेल भी हुआ सर, अच्छा खासा। नहीं, जेल नहीं हुआ, जेल नहीं, कस्टडी। लेकिन सर बाद में जजमेंट आता है कि इसमें ईडी ने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिया है, इस कारण से छोड़े। तो सर जो 15 से 20 दिन का कस्टडी था वो किस आधार पर दिया गया? और वही सुप्रीम कोर्ट आप मानते हैं कि अगर ईडी ने गलत काम किया तो कोर्ट जिम्मेदार पकड़ेगी ना? अब जो जिम्मेदार अधिकारी रहेगा उसका इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट चला जाएगा, उसको सस्पेंड होना पड़ेगा। तो आज समीर वानखेड़े कहाँ है सर? समीर वानखेड़े है जिम्मेदार, ऐसा अभी तक डिक्लेयर हुआ है क्या? नहीं है, नहीं हुआ है ना, तो वेट फॉर सम टाइम दे दो। देखिए क्या होता है, जो आदमी मीडिया का सामने स्पोक्स पर्सन करके वो एजेंसी का चला जाता है, बस वही जिम्मेदार करके पकड़ा जाता है। एक्चुअली ये इनपुट देने वाला कौन है, वो इनपुट को फिल्टर किया कि नहीं, फिर इनपुट को वेरीफाई किया कि नहीं, ये किसने किया, फिर वो वेरीफाइड जो रहता है वो सीनियर ऑफिसर को क्या लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिए, क्या वर्ड्स में ट्रांसलेट करके दे दिया, जिसके ऊपर एक कार्रवाई हो गई। इसका सारा इन्वेस्टिगेशन होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, नहीं तो कल को वो भी छूट जाएगा। तो जो जिम्मेदार है गलत एक्शन के लिए वो तो सजा भुगतेगा ही भुगतेगा। ईडी स्वतंत्र होकर काम करे, मेरा मानना नहीं है, ये फैक्ट है। मेरा मानना वगैरह इसका अंदर कोई नहीं आता है, मैं मानूं या नहीं मानूं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना फुल प्रूफ संविधान करके रखा है ना, कभी कभी उसका मिसयूज करने की कोशिश होती है, लेकिन जो पावर माननीय न्यायालय के हाथ में दे दी गई है उसको इंटरप्रिट किसी भी एंगल से करो, आखिर में घूम फिर के आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। मस्जिद नेवी में सर एक डिसिप्लिन होता है, हाँ, डिसिप्लिन होता है, उठने का, बैठने का, खाने का, हर चीजों का। सर उस डिसिप्लिन को देखते हुए सर आपकी, जब आप बीजेपी में आए सर, तो आपको क्या लग रहा है, क्या चीजों को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनको मैं बोलता हूं कि लाइफ डिसिप्लिन रखो। अगर 10 बजे आपको टाइम दिया हुआ है तो आप 10 बजे पहुंचो, 12 बजे टाइम दिया हुआ है 12 बजे पहुंचो, तो सामने वाले का भी टाइम कितना मानते हैं सर, आपको क्या लगता है? काफी हद तक मानते, काफी हद तक मानते। और मैं बोला कोई भी काम है ना, प्लान करो। एंड हम लोग कोई सर्वा नहीं है, कोई एक टॉपिक ले लो, जो आपका शेड्यूल है उसमें से वो एक टॉपिक के ऊपर स्टडी करो, उसको प्रेजेंट करो। इसने बताया करके मैं उधर लेटर दे दिया, उसने बताया करके उधर लेटर दे दिया, इस तरीके से मत जाओ। आपके सिटी की नीड समझो। और काफी लोग मैं देखता हूं, मैं एक सर्वेक्षण कर रहा हूं साहब, ये सर्वेक्षण में ढकोसला मानता हूं। अगर आप जनता में है तो आपको सर्वेक्षण का कोई जरूरत नहीं है, जनता खुद बात करती रहती है, वो सुनिए, आपको वहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज हमारे मार्केट के क्या हाल है। आज अगर सीनियर सिटीजन को, कोई मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का हो, तो उसका मेडिसिन के ऊपर डायबिटिक हो या उसको बीपी हो तो उसके ऊपर क्या उसका एक्सपेंडिचर होते रहता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उस करके अपना हेल्थ का कैसा वो डिटोरिएट करता है। ये सारी चीजें आपको लोगों से पता चलती है। आपने उसके अंदर से आपको क्या पैशन है, किस चीज के ऊपर आपको फोकस करके काम करना है, और जो सब्जेक्ट के ऊपर आपको पैशन है, जो सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट है, उस पर काम कीजिए, तो आप 100% आउटपुट दे पाओगे। आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन आपका 100% आप दे सकते हो। तो विजय सर से मैं जानना चाहूंगा सर, नवी मुंबई में हेल्थ जो भी चल रहा है, या हॉस्पिटल हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या हेल्थ सिस्टम से संतुष्ट हैं या नहीं सर? मैं बिल्कुल हेल्थ सिस्टम से संतुष्ट नहीं हूं। तो क्या कमी लग रहा है आपको? है कहां पे हेल्थ सिस्टम, है कहां पे हेल्थ सिस्टम? जो 5 स्टार होटल के अंदर जो हॉस्पिटल बनाए गए ना, उसको मैं हेल्थ सिस्टम नहीं मानता। एक गरीब से गरीब आदमी के पास जब कार्ड चला जाए ना, हेल्थ कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला हुआ है,
और वो कहीं भी चला जाए, अगर उसको भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर वो स्कैन करे उसका कार्ड, तो उसका जब डेटा मिलना शुरू करे नवी मुंबई के रेसिडेंट का, तब मैं बोलूंगा नवी मुंबई का रेसिडेंट का हेल्थ का मैं केयर कर रहा हूं। नहीं तो ये सारी बातें सब ढकोसला वाली बातें। तो हमारी रिसर्च टीम तो हॉस्पिटल में गई है सर, जहां पर प्रधानमंत्री जो मेडिकल का जो सुविधा दिया जा रहा है गरीब वर्ग को, जो राशन कार्ड से कम उनका इनकम है सर, वो सिस्टम तो बनाया गया है, लेकिन वहां जाने पर उन गरीबों को क्या बोला जाता है कि सर्वर फेल है, सर्वर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, या इस चीजें हमारे पास नहीं है। सर इस चीजों पर क्या एक्शन होने वाली है आने वाले समय पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके मैं इतना कह सकता हूं, हमारे जो भी पदाधिकारी मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारी एक सहकारी है महिला मोर्चा की, वो मैमोग्राफी के लिए, महिलाओं के लिए मैमोग्राफी का मशीन के लिए जो जरूरी होता है वो हर फोरम पे रख रही है। 6 महीने से उसके पीछे पड़ी हुई है। मुझे विश्वास है मेरी बहन आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट जरूर लेके आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो हर एक आदमी जो अपना काम कर रहा है, हम लोग उसकी सहायता कितना कर सकते हैं हम लोग डेफिनेटली करते हैं। आपको मालूम है हार्ट अटैक अगर नवंबर में कुछ होता है, पेशेंट आता है, क्या आपको मालूम है कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो हार्ट अटैक के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सके? नहीं, हार्ट अटैक का मुझे समझ में नहीं आया। हार्ट अटैक की बीमारी हो, ठीक है, हार्ट अटैक का सर, तो क्या आपको लगता है कि नवी मुंबई में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं, नवी मुंबई में आज के तारीख में मेडिकल पर ये बिजनेस है। आपको अटैक आया नहीं आया, पहला डॉक्टर एडमिट करा के 4 लाख का आपका मेडिक्लेम पॉलिसी कितने रुपए का देख लेता है, वो हिसाब से आपका बीमारी का जायजा लिया जाता है। ये मेरा अपना कहना है, जिसमें अगर किसी को बीमारी होती है तो उसे मुंबई रिफर किया जा रहा है। हमारे में जो रिसर्च है सबसे कौन रिफर करता है मुंबई? प्राइवेट हॉस्पिटल रिफर नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने 800 900 करोड़ के प्रोजेक्ट खड़े किए हुए हैं। अगर मुंबई को भेजेंगे पेशेंट तो वो पैसा किसे वसूल करेंगे? तो गरीब इंसान के पास तो गरीब इंसान नहीं, मैं बात कर रहा हूँ गरीब इंसान का, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट ने देना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, जिसको कहते हैं, मैं पता नहीं मुझे ये शब्द बोलना चाहिए नहीं चाहिए, एकदम गलिच्छ है, यानी उसको कोई है ही नहीं। मैं कहता हूं ये मेडिकल सिस्टम नहीं बोलते इसको। मैं मोजाम्बिक गया था, मोजाम्बिक में पोर्चुगीज लोग चले गए थे और वहां के जो लोकल लोग हैं उनके हाथ में हॉस्पिटल आए हुए थे। तो मुझे फीवर था, तो मलेरिया के लिए मुझे चेकअप करने के लिए मैं चला गया था हॉस्पिटल में, म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में चला गया था। मोजाम्बिक जैसे कंट्री में जिधर आपके पास अगर शुगर, व्हाइट शुगर कलर की है, ये किसी को मालूम पड़ा तो लूटा जाता है, इतनी गरीब कंट्री। साहब उनका हॉस्पिटल का हर एक कमरा 16-16 फुट का हाइट के कमरे उनके, और हर एक कमरे में आपका बाथटब है। म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में टीवी रखा हुआ है और 16 फुट का हाइट का एक कमरा है उनका। इतना ब्यूटीफुल हॉस्पिटल है। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में हाँ, हमारा हॉस्पिटल देखो कि यहाँ पे पेशेंट को मारने लेके आए कि बचाने लेके आए, यही समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ खाली एक्सीडेंट के बाद लेके जाने का और मृतदेह का सर्टिफिकेट लेके आने का, इतना हॉस्पिटल का काम बचा है। शिक्षा में बात करना चाहूंगा सर, आपने हेल्थ के बारे में बताया, अब शिक्षा के क्षेत्र में नवी मुंबई को आप क्या देखते हैं, क्या काम सही हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट मैं अभी रिसेंटली मैंने कमिश्नर साहब को लिखा हुआ है लेटर। शिक्षा 1st से 10th तक एनएमएमसी के स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद जो लोग अच्छे नंबर से पास होकर ग्रेजुएशन करते हैं, कोई बीए होता है, कोई बीएससी होता है, या कोई आईटी में चला जाता है, क्या करता है, उनका अगर प्रायोरिटी वाइज कुछ सीट्स अगर रिजर्व करे जॉब में एनएमएमसी में, कि भाई उनको जो एनएमएमसी के स्कूल से 1st से 10th अगर किया हुआ है, तो अगर आपको 100 आदमी अगर रिक्रूट करके लेने हैं, तो अगर वो क्वालिफिकेशन में एनएमएमसी का लड़का बैठता है तो 100 में से 25 सीट तो उनको देनी चाहिए। साइमल्टेनियसली जो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमारे एनएमएमसी के स्कूल से ये बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए, तो 10 बच्चों को इंटरेस्ट क्या है वो देख के आपके कब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका एजुकेशन आप करवाइए और उनको आप आपके जॉब में ले लीजिए। इस तरीके की एक मिशन चालू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया हूं। मेरे नेता लोगों से भी अभी मीटिंग में हम लोग होगी तो बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वो अपने फोरम पे ये ले सके, ताकि म्युनिसिपैलिटी स्कूल के बच्चों का करियर हम लोग कुछ डेवलप कर सके। सर, नवी मुंबई की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? आप आपका दिल से योगदान दे दीजिए नवी मुंबई को। अभी योगदान क्या होता है, कोई 24 घंटा काम करना नहीं होता है। आपकी पार्किंग सही पार्किंग जगह पे आप कीजिए,
कचरा मत फेंकिए, साफ सफाई कीजिए, साफ सफाई रखिए, पानी वेस्ट मत कीजिए, जितना पानी चाहिए उतना आप यूज कीजिए। यही मैं कह सकता हूँ लोगों को, इतना तो कंट्रीब्यूट कीजिए। और एक झाड़ साल में एक बार या 5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार एक झाड़ लगाइए। ये मेरी हाथ जोड़ के उनके लिए विनती रहेगी। और इससे कोई ज्यादा अगर कर सकता है तो उन्होंने तो डेफिनेटली अपना योगदान कर देना चाहिए। आप एक बात सोचना चाहिए, इस नवी मुंबई ने आपको जीवन की हर खुशी दे दी है, आपने नवी मुंबई को क्या दिया है, ये आपने खुद को सवाल पूछना है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने वो तमाम सवाल पूछे हैं जो तीखे भी थे और करकरारे भी थे। आज हम आपसे सामने इस इंटरव्यू को टू भी कंटिन्यू करने वाले हैं। आने वाले समय पर जो सेकेंड एपिसोड हमारा निकलने वाला है, तो आप अपना कमेंट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दें कि आपको सर का इंटरव्यू कैसा लगा, सर के सवालों से आप कितने संतुष्ट हैं। आप कमेंट बॉक्स पर हमें जाके दे सकते हैं। आपकी जो तमाम सवाल है हम नेक्स्ट इंटरव्यू में सर से फिर से पूछेंगे। इसी तरह के लिए न्यूज के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।